अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, 10th क्लास में आने की बहुत बहुत मुबारक हो। सबसे पहले आपको अब आप 10th क्लास के अंदर हो गए हैं, ज़्यादा सीनियर हो गए हैं, तो अब आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी का भी मुजाहरा करना है हमारे पास। तो इस वजह से आपको ना अब तैयारी भी करनी है। 10th क्लास का सिलेबस इतना आसान नहीं है जितना फ़िज़िक्स का, तो आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी शुरू से। अब 2 साल भी नहीं है, पहले आपने 9th का कोर्स 2 साल पढ़ा, अभी आपको 1 साल में ही पढ़ना है, तो इसलिए आपको ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है। तो काइंडली आपको वीडियोस मेरी जो है ना वो साथ साथ देखनी, ताकि हम सिलेबस को कवर कर सकें इन हालात के अंदर। इसके नोट्स भी आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, तो आपने लाजमी नोट्स को कॉपीज़ के ऊपर लिखना है, ठीक है। तो अगर आप को नोट्स ना मिल सकें तो मुझे कमेंट्स में बताइएगा, मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। सबसे पहले हमारे पास चैप्टर नंबर 10 है, ठीक है। वेव मोशन चैप्टर नंबर 1 लिखा है, बेसिकली ये चैप्टर नंबर 10 बनता है। 9 तो आपने पहले पढ़ लिए। सबसे पहले हमारे पास है वेव्स। वेव्स क्या होती हैं और ये कैसे जनरेट होती हैं। वेव हमारे पास क्या है, वेव जो है ना, जब भी आप किसी मीडियम के अंदर कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट करेंगे तो वेव्स क्रिएट हो जाएंगी। मिसाल के तौर पे पानी है, पानी के अंदर ना आपने एक पत्थर मारे हैं, पत्थर के अंदर मारने की वजह से आप देखते हैं कि सर्कल्स क्रिएट होते हैं ना, तो वो सर्कल्स हमारे पास बेसिकली वेव्स होते हैं। वेव हमारे पास क्या है, वाइब्रेटरी मोशन होती है। तो यहाँ पे लिखा वेव इज़ डिस्टर्बेंस इन अ मीडियम विच कॉजेज द पार्टिकल ऑफ मीडियम टू अंडरगो वाइब्रेटरी मोशन। वाइब्रेटरी मोशन जब प्रोड्यूस हो जाए मीडियम के अंदर डिस्टर्बेंस की वजह से, तो हम बोलते हैं कि वेव प्रोड्यूस हो गई है। क्वेश्चन का दूसरा पार्ट था हाउ वेव्स आर जनरेटेड। तो वेव्स आर जनरेटेड या वेव्स आर प्रोड्यूस ड्यू टू जनरेटेड डिस्टर्बेंस इन ए मीडियम। मीडियम के अंदर आप डिस्टर्बेंस क्रिएट कर दें अपने हाथ के साथ, पत्थर के ज़रिए, पेन के ज़रिए, किसी भी चीज़ से, तो वेव्स आप प्रोड्यूस कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है वेव्स की टाइप्स। वेव दो तरह की होती हैं, वेव मैकेनिकल वेव्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ऐसी वेव की टाइप्स जिनको मूव करने के लिए मीडियम की ज़रूरत होती है, मीडियम के बगैर वो ट्रैवल नहीं कर सकती, वो मैकेनिकल वेव्स कहलाती है। मीडियम वो जगह जहाँ से गुजर के जाती है, मिसाल के तौर पे हवा है या पानी है ना, वो मीडियम होगा। तो मैकेनिकल वेव्स को मीडियम की ज़रूरत होती है। याद है, प्रोपिगेशन का मतलब है फॉरवर्ड होना, आगे की तरफ मूव करना। देयर प्रोपिगेशन लिखा हुआ है ना, मतलब है आगे की तरफ मूविंग फारवर्ड। साउंड वेव, वाटर वेव इसकी एग्जांपल हैं। अगर हमारे पास मीडियम नहीं होगा तो साउंड भी नहीं होगा। स्पेस के अंदर मीडियम नहीं है तो साउंड भी ट्रैवल नहीं हो सकता, स्पेस के अंदर कोई आवाज़ नहीं आती है आपको, ठीक है। तो ये बात आपने याद रखनी है। उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, ऐसी वेव की टाइप जिनको मूव करने के लिए मीडियम की ज़रूरत नहीं है। मीडियम हो तब भी मूव करती हैं, मीडियम ना हो तो तब भी मूव कर सकती हैं। तो हमारे पास इसके एग्जांपल रेडियो वेव है, माइक्रो वेव्स हैं हमारे पास, और एक्स रेज वगैरह बहुत सारे एग्जांपल हैं इसकी। लाइट खुद भी जो है ना हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। हर वो चीज़ जो स्पेस से गुजर के आएगी, स्पेस से गुजर सकती है, वहाँ पे तो मीडियम नहीं है ना, तो वो हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होंगी, ठीक है। मोबाइल की जो रेडिएशंस हैं यानी रेडियो वेव्स, वो भी स्पेस से होके इधर आती हैं, तो इसका मतलब उनको भी मीडियम की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ऐसी वेव जिनको मूव करने के लिए मीडियम की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ट्रांसवर्स वेव एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव। अच्छा, मैकेनिकल वेव की ना दो और टाइप्स हैं। मैकेनिकल वेव्स की दो फर्दर टाइप है, यानी वो वेव्स जिनको मीडियम की ज़रूरत है उनकी फर्दर दो टाइप हैं, ट्रांसवर्स वेव और लॉन्गिट्यूडनल वेव, ठीक है। दोनों हमारे पास किसकी एग्जांपल है, मैकेनिकल वेव्स की। ट्रांसफर वेव अच्छा और लॉन्गिट्यूडनल वेव दोनों की डेफिनेशन सेम है, थोड़ा सा फ़र्क है, इसको आपने याद रखना। दो चीज़ें याद रखनी है। एक है हमारे पास डायरेक्शन ऑफ प्रोपिगेशन। डायरेक्शन ऑफ प्रोपिगेशन का मतलब है कि चीज़ किस डायरेक्शन में जा रही है, आगे जा रही है, पीछे जा रही है, बैकवर्ड आ रही है, या किस डायरेक्शन में जा रही है। तो डायरेक्शन ऑफ हमारे पास प्रोपिगेशन और पार्टिकल ऑफ द मीडियम किस तरह वाइब्रेट कर रहे हैं। जो मीडियम है ना, पार्टिकल हमारे पास मीडियम, जिस मीडियम के अंदर से चीज़ गुजर रही है उसके पार्टिकल कैसे वाइब्रेट कर रहे हैं। टू एंड फ्रो मोशन होती है, तो वो कैसे होती है, अप एंड डाउन है या लेफ़्ट राइट है। अगर हमारे पास पार्टिकल ऑफ द मीडियम, अब गौर से सुनिएगा, दो चीज़ें, पार्टिकल ऑफ द मीडियम और डायरेक्शन ऑफ प्रोपिगेशन, ये दो चीज़ें होगी ना, यानी चीज़ जा रही किस डायरेक्शन में और पार्टिकल कैसे मूव कर रहे हैं। पार्टिकल ऑफ द मीडियम और डायरेक्शन ऑफ प्रोपिगेशन, ये दोनों अगर आपस में परपेंडिकुलर हैं, 90 डिग्री के ऊपर हैं, तो ट्रांसवर्स वेव कहलाएंगी। यही दोनों चीज़ें अगर आपस में पैरेलल हैं तो हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल वेव कहलाएंगे। अगर आप उसकी डेफिनेशन पढ़ें तो सबसे ऊपर देखिए, दोनों की सेम डेफिनेशन है, सिर्फ एक लफ्ज़ का फ़र्क है, परपेंडिकुलर और पैरेलल। टाइप ऑफ मैकेनिकल वेव इन विच पार्टिकल ऑफ द मीडियम वाइब्रेट परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपिगेशन।
और यहाँ पे लिखा हुआ है टाइप ऑफ मैकेनिकल वेव इन पार्टिकल मीडियम वाइब्रेट पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। यहाँ पे पैरेलल है और वहाँ पे परपेंडिकुलर है, ठीक है, सिर्फ एक लफ्ज़ का फ़र्क है। अच्छा, फिर हमारे पास क्या है, नीचे यहाँ पे तस्वीर भी बनाई हुई है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अप एंड डाउन मोशन है तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन बनती है, चीज़ जा रही आगे, और अप एंड डाउन मोशन है तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन बनती है। तो इसके अंदर हमारे पास अपर पोर्शन जो वेव का है ना, ये क्रस्ट कहलाएगा, और ये वाला जो है वो ट्रफ कहलाएगा। अपर पोर्शन क्रस्ट, लोअर पोर्शन हमारे पास ट्रफ है इसका, ठीक है। इसके अंदर क्रस्ट और ट्रफ होते हैं, जबकि हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल वेव के अंदर कंप्रेशन और रेडिफेक्शन होती हैं। कंप्रेशन और रेडिफेक्शन, जहाँ पे चीज़ एक दूसरे के बिल्कुल एटम करीब आ जाते हैं वो कंप्रेशन कहलाती है, जहाँ पे दूर हो जाती हैं वो रेडिफेक्शन कहलाती है। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव के अंदर कंप्रेशन और रेडिफेक्शन होती हैं, जबकि ट्रांसवर्स वेव के अंदर सिर्फ और सिर्फ हमारे पास क्या होती है, क्रस्ट और ट्रफ होते हैं। इसकी एग्जांपल में जाएँ तो वाटर वेव्स हैं, लाइट वेव्स वगैरह इसकी एग्जांपल हैं, जबकि लॉन्गिट्यूडनल वेव के अंदर साउंड वेव्स हैं और हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग वगैरह इसकी एग्जांपल आती है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में आया तो ट्रांसफर लॉन्गिट्यूडनल वेव, इसमें ना डिफरेंस आपको ना पता होना चाहिए, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद वेव से रिलेटेड कुछ टर्म्स हैं, कुछ डेफिनेशन हैं छोटी छोटी सी एक एक लाइन की, वो आपको पता होनी चाहिए, पता होंगी क्योंकि चैप्टर में आगे कंटिन्यूसली यूज़ होंगी, तो यू शुड नो डैट कि ये हैं क्या। सबसे पहले वाइब्रेशन का लफ्ज़ भी अक्सर यूज़ होता है। वाइब्रेशन क्या है, तो एक कंप्लीट वेव या एक कंप्लीट साइकिल को हम वन वाइब्रेशन कहते हैं। यानी ये कंप्लीट जब राउंड ट्रिप कंप्लीट होता है ना किसी चीज़ का, जैसे हमारे पास झूला है, झूला हमारे पास क्या करता है, एक पूरा साइकिल कंप्लीट करता है। आप स्विंग को देखते हैं, स्विंग ऊपर की तरफ जाता है, फिर मीन पोजीशन पे आता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है। मीन पोजीशन वो पोजीशन होती है जहाँ पे चीज़ स्टे करती है। एम्पलीट्यूड क्या है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट मूव बाय बॉडी इन आइदर साइड ऑफ द मीन पोजीशन। मीन पोजीशन के दोनों साइड पे मैक्सिमम जो डिस्टेंस कवर करती है, जैसे झूला है ना, मैक्सिमम ऊपर जाके एक जगह पे रुकता है फिर वापस आता है, तो उसका जो डिस्प्लेसमेंट कवर हुई है मीन पोजीशन से दूर, वो उसका एम्पलीट्यूड कहलाएगा। यानी कितना दूर गया है, 1 मीटर गया है, 2 मीटर दूर गया है, कितने दूर गया है, ये इसकी एम्पलीट्यूड कहलाएगा, ठीक हो गया। उसके आगे अगर आप चलें, नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन है वो है वेव लेंथ। इंपॉर्टेंट हमारे पास चीज़ है वेव लेंथ। वेव लेंथ हमारे पास क्या है, क्रस्ट और ट्रफ मैंने बताया था, प्रपोर्शन जो वेव का है वो क्रस्ट लोअर ट्रफ। तो डिस्टेंस बिटवीन टू कंजेक्टिव क्रस्ट और ट्रफ, यानी दो मुसलसल क्रस्ट या ट्रफ के दरमियान, जो क्रस्ट या ट्रफ, कंजेक्टिव क्रस्ट या ट्रफ के दरमियान डिस्टेंस, या क्रस्ट और ट्रफ के दरमियान डिस्टेंस है ना, वो लैम्डा कहलाता है। यहाँ पे मैंने जो डिस्टेंस बनाया डायग्राम में वो क्या है, एक क्रस्ट और ट्रफ के दरमियान। तो दो कंजेक्टिव क्रस्ट और ट्रफ के दरमियान भी ये हो सकता है, ठीक है। कंजेक्टिव का मतलब एक क्रस्ट, उसके बाद नेक्स्ट वाला जो क्रस्ट होगा उसके दरमियान भी, ठीक है। इसका जो सिंबल है वो लैम्डा, ठीक है, उल्टा वाई लिखा हुआ है, तो ये इसका सिंबल है, आपको पता होना चाहिए। उसके बाद है टाइम पीरियड। एक साइकिल या एक जो हमारे पास वाइब्रेशन है इसको कंप्लीट करने के लिए जितना भी टाइम लगेगा उसे टाइम पीरियड बोलेंगे। टाइम रिक्वायर्ड टू पास वन साइकिल इज कॉल्ड टाइम पीरियड, इसको कैपिटल ई के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद हमारे पास है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या, स्मॉल एफ के साथ इसे रिप्रेजेंट करते हैं। ये नंबर ऑफ साइकिल पासिंग इन 1 सेकेंड। पहले था कि एक वेव को पास होने के लिए कितना टाइम चाहिए, और अभी हमारे पास है कि 1 सेकंड के अंदर कितनी वेव्स पास होती हैं। अगर 1 सेकंड के अंदर हमारे पास क्या होती हैं, 5 वेव पास होती हैं, तो हमारे पास इसका सिंबल, हमारे पास इसका फ्रीक्वेंसी क्या होगी, 5 होगी। अच्छा, एक चीज़ मैं यहाँ पे लिखना भूल रहा, मैं आपको खुद बता रहा हूँ कि फ्रीक्वेंसी की जो यूनिट होती है वो हर्ट्स होती है, एच जेड सिंबल है, हर्ट्स इसकी यूनिट होती है हमारे पास फ्रीक्वेंसी की, ठीक है। इसका फार्मूला है 1/t, यानी ये टाइम पीरियड का ना रेसिप्रोकल है, टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल है फ्रीक्वेंसी। तो ये आपने याद रखना है कि फ्रीक्वेंसी क्या, नंबर ऑफ साइकिल पासिंग इन 1 सेकेंड, इसकी यूनिट क्या होगी, हर्ट्स, एच जेड सिंबल है। उसके बाद हमारे पास है डैम्प ऑसिलेशन। व्हाट आर डैम्प ऑसिलेशंस और हाउ डैम्पिंग प्रोग्रेसिवली रिड्यूस एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन। अच्छा, ये ज़रा डायग्राम आप और से देखें तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे वाइब्रेशन ना मुसलसल डिक्रीज़ हो रही हैं। थोड़ी देर के बाद हमारे पास क्या होती है, डिक्रीज़ होते होते बिल्कुल ख़त्म हो जाती हैं। जैसे एक बॉल को आप ऊपर फेंकें तो थोड़ी देर के बाद रुक जाता है, एक स्प्रिंग को आप वाइब्रेट करते हुए देखें, थोड़ी देर बाद वो क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। इस तरह की जो वाइब्रेशन होती हैं वो डैम्प ऑसिलेशन कह जाती हैं। डेफिनेशन देखिए, वाइब्रेशन ऑफ बॉडी इन द प्रेजेंस ऑफ सम रेजिस्टिव फोर्स आर कॉल्ड डैम्प ऑसिलेशन। किसी रेजिस्टिव फोर्स की वजह से, ज़ाहिर बात है, जब हमारे पास जो ऑसिलेशन है वो रुकना शुरू हो जाए, रेजिस्ट होना शुरू हो जाए और आखिरकार रुक जाएँ, उनमें एम्पलीट्यूड उनका कम होना शुरू हो जाए, तो वो हमारे पास क्या कहलाती हैं, डैम्प ऑसिलेशंस कहलाती हैं।
तो डैम्प ऑसिलेशन के अंदर जो है ना मैकेनिकल एनर्जी वक्त के साथ साथ कम होती जाती है। मैकेनिकल एनर्जी के कम होने की वजह से हमारे पास क्या होता है, उनका जो एम्पलीट्यूड है वो ज़ीरो हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। तो ये इसका सेकंड पार्ट का आंसर है। डैम्प ऑसिलेशन मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द सिस्टम रिड्यूसेस, इस वजह से एम्पलीट्यूड कम होता है। अच्छा, उसके बाद है गाड़ियों के अंदर आपने देखा होगा, गाड़ियों और बाइक्स के अंदर ना शॉक ऑब्जर्वर्स होते हैं। शॉक ऑब्जर्वर्स कैसे काम करते हैं? शॉक ऑब्जर्वर्स हमारे पास बेसिकली कैसे काम कर रहे होते हैं कि उसके अंदर ना शॉक ऑब्जर्वर के अंदर बेसिकली एक स्प्रिंग होता है। और स्प्रिंग क्या करता है, स्प्रिंग का जो अपर पार्ट है वो गाड़ी की बॉडी के साथ अटैच होता है, उसका लोअर पार्ट एक सिलेंडर के साथ अटैच होता है। उस सिलेंडर के अंदर ना ऑयल हमारे पास हमने रखा होता है। अच्छा, अब हमारे पास गाड़ी जब किसी बम्प से गुजरती है, किसी गड्ढे वगैरह से गुजरती है या ऊंची जगह से गुजरती है, तो हमारे पास होता क्या है कि हमारे पास गाड़ी बहुत ज़्यादा वाइब्रेट करती है। तो उसकी वजह से वो स्प्रिंग या शॉक ऑब्जर्वर भी वाइब्रेट करेगा। तो वो क्या करेगा, उसकी जो एनर्जी है ना, वो हमारे पास वो उसका लोअर पार्ट तो ऑयल के साथ भी अटैच है, तो वहाँ से जो वाइब्रेशन क्रिएट होंगी वो वाइब्रेशन पास होंगी ऑयल के अंदर। ऑयल क्या करेगा, उनके अंदर जो एनर्जी है उनको एब्जॉर्व कर लेगा अपने अंदर। जब एनर्जी एब्जॉर्व होती जाएगी, एनर्जी सिस्टम से कम होती जाएगी, तो उनका एम्पलीट्यूड ज़ाहिर बात है कम होता जाएगा। इस तरीके से जो ऑसिलेशन है वो डैम्प हो जाएंगी, और डैम्प ऑसिलेशन की वजह से हमारे पास वाइब्रेशन ख़त्म हो जाती है और कार या गाड़ी जो भी है उनको झटका वगैरह फील नहीं होता। ठीक है, तो ये शॉक ऑब्जर्वर की वर्किंग थी। तो आज का हमारे पास लेक्चर यहीं तक है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आया होगा। इसके नोट्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। जिसको अगर नोट्स इसके ना मिले वो काइंडली मुझसे रब्ता करें, मैसेज करें कमेंट्स के अंदर। मैं इसको नोट्स भी प्रोवाइड कर दूँ। इसको अपनी कॉपीज़ के अंदर लाजमी आपने लिखना है, ताकि आपकी साथ साथ तैयारी होती जाए। ठीक है, आपने और लोगों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।